आज के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की संभाव्यता, यानी कौन सी अभिक्रिया है जो हो सकती है और कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो नहीं हो सकती है। हम कैसे पहचानें, क्योंकि ढेर सारी अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो होती है और कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो नहीं होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वह सभी अभिक्रियाएं जिनका ईएमएफ का एट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, मानक स्थिति में मैं सभी अभिक्रियाएं जो जिनका पॉजिटिव ईएमएफ वैल्यू होता है वो अभिक्रियाएं हो सकती हैं, और जिनका पॉजिटिव नहीं होता है वो अभिक्रियाएं फिजिबल नहीं है, वो अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है, वो अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये बातें इसमें हम समझेंगे। तो इसमें है क्या कि आप इसमें लिख सकते हैं कि मानक स्थिति में वह सभी अभिक्रियाएं मानक स्थिति में वह सभी अभिक्रियाएं जिनका ईएमएफ का मान धनात्मक होता है वह संभव अभिक्रिया होती है। मानक स्थिति में वह सभी अभिक्रियाएं जिनका ईएमएफ का मान धनात्मक होता है, वह सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? संभव अभिक्रिया होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ई नॉट सेल, यहाँ पर वैल्यू लिखना चाहें तो कह सकते हैं जो ई नॉट सेल का जो मान है वो पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। तो वो जो अभिक्रिया होगी ना वो फिजिबल होगी। क्या होगी? वो फिजिबल या वो पॉसिबल होगी, या कह सकते हैं वो स्पॉन्टेनियस होगी। यानी वह अभिक्रिया हो सकती है जिसका इनर्ट सेल का वैल्यू जो आएगा लास्ट में वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो वो अभिक्रिया हो सकती है, वो फिजिबल रिएक्शन है, और जिसका नहीं होता है वो फिजिबल नहीं है। यदि इस पे हमें एक एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि एक इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि Mg प्लस एक क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया को बताना है कि ये फिजिबल है कि ये नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस चीज को मैं बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। जिसका ई नॉट सेल की वैल्यू जिसकी पॉजिटिव होगी वो क्या होगा? फिजिबल होगा। ठीक है, वो फिजिबल होगा, वो पॉसिबल होगा या स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब एक रिएक्शन इसमें है, जो रिएक्शन दिया है कि Mg प्लस HCl कीप्स आउट MgCl2 प्लस H2। एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल है कि नहीं है। तो क्या है आपका? Mg प्लस HCl कीप्स आउट MgCl2 प्लस H2। ये अब बताना है कि ये अभिक्रिया आपकी फिजिबल है कि नहीं है। तो चलिए हम जस्ट इसको देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वे 0 है। क्या है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? 0 है। इसमें MgCl2 में जो Mg का ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो +2 है, Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। यहाँ पर जो H की ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस है, Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो माइनस है, H2 का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0 है। अब इसको हम बात को समझते हैं, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो तभी तो हम पता पाएंगे कि कौन इसमें कैथोड है, कौन इसमें एनोड है। तो सिंपल तरीके से Mg से क्या हो रहा है? Mg+2 हो रहा है। Mg से आपका Mg+2 हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है यानी ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये ऑक्सीकरण क्रिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे दूसरा क्या है, यहाँ पर H2 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। H2 से क्या हो रहा है,
जीरो हो रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H+1 है और H+1 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी ये जो अपक्रिया है वो अपचयन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, अपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +1 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो अब एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपका ऑक्सीडेशन होगा ना, वो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। तो ये वाला आपका क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया आपका, कैथोड। कैथोड, तो एक एनोड एक कैथोड, यानी कैथोड आपका क्या हो गया, H2 हो गया, एनोड आपका क्या हो गया, Mg हो गया। तो यहां पर आप सिंपल तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई नॉट सेल का वैल्यू क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपका इसमें क्या हो गया, सवाल हो गया। अब एक बात जानिए, जो ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, या वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। जो हाइड्रोजन का इसमें वैल्यू दिया है, ये जो एच दिया है ना, इसको आप जान लीजिए। मैं अभी आपको इसमें क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोजन का वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखेगा, विद्युत रासायनिक स्टडी, उसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो ई नॉट वैल्यू है ना वो 0 होता है। तो आपको इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ई नॉट का वैल्यू है वो ई नॉट हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है, 0.00 वोल्ट होती है, ठीक है। ये मानक स्थिति माना गया है स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये आपका देगा और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट कैथोड की वैल्यू जो मैं लूंगा ना वो क्या मैं ले लूंगा, एक्स 0 ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 0 और माइनस। फिर आप चूंकि ये एनोड है, क्या है, एनोड, तो एनोड है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड है। तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, माइनस आप कुछ ले लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -x ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 और प्लस x हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ई नॉट सेल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, ई नॉट वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। यानी दैट इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल है कि ये रिएक्शन क्या है, ये फिजिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, ये संभव रिएक्शन है, फिजिबल है, फिजिबल है, ठीक है। तो इसमें आपका जो पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से क्या है, ये फिजिबल है। इनर्ट हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो ये हमें अपक्रिया की संवेदता है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें कि वह कौन सी अपक्रियाएं फिजिबल हैं, कौन सी अपक्रियाएं संभव होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। आपको ऑप्शन दे सकता है उसमें, जिनका इनर्ट सेल का वैल्यू यानी ईएमएफ जिसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, कैसे करके आप उसमें, तो पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगी, सम होगी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा क्या होती है, इसको एक बार देख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में जो उससे ऊष्मा निकलती है, जो उससे ऊर्जा निकलती है, तो उसी को जो हम कहते हैं वो गिब्स ऊर्जा कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा जी से कह सकते हैं। तो आप एक प्रकार से लिखते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू जो होता है ना वो होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एक बात यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू जो होता है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये डेल्टा जी होता है। और डेल्टा जी इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ होता है। क्या होता है, माइनस एन एफ होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। ये किस कंडीशन में है, जब आपका क्या है कि इसमें कोई भी चीजें क्या है मानक स्थिति में जब नहीं है तो ये होगा। मान लेते हैं मानक स्थिति में है, ये आपका बिना मानक स्थिति के है। मानक स्थिति में होगा तो क्या होगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट शेल, ठीक है। ये आपका मानक स्थिति में है आपका गिब्स एनर्जी में परिवर्तन। जहां पर आप लिखना चाहें तो एक बात आप लिख सकते हैं कि माइनस जो एन एफ है ना वो एन एफ एन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। किसमें इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रिएक्शन, ठीक है। आपका इनर्ट सेल तो आप जानते हैं कि जो इनर्ट सेल होता है वो क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है।
आपका एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है, इसमें आप सिंपल तरीके से तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है। वो कैसे आपको यूज करेंगे, तो एफ की वैल्यू जो आपको निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ये ले सकते हैं, आवागाड्रो नंबर है, नंबर ऑफ आवागाड्रो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96,500। ठीक है, इतना इस पे क्या आएगा, कूलाम आवेश आएगा, यानी एफ की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब ये आपने इसके बारे में इतना जाना। ठीक है, तो ये गिब्स ऊर्जा है, इसको आप क्या करेंगे, इसका यूज होता है। तो डेल्टा ये हमने क्या लिया है, क्लास 11 से लिया है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सभी चैप्टरों से। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ये डेल्टा जी ई नॉट हो जाएगा तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करिए, फिर हम क्या पढ़ते हैं, अगला चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए अब हम बात करते हैं नर्स्ट समीकरण के बारे में कि नर्स्ट समीकरण क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, तो इस पे आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन करने के लिए आमतौर पर हम एक बहुत इजी तरीके से कुछ फार्मूले को हम उधार लेते हैं, और उधार लेकर क्या करते हैं, इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटे में इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो क्या होता है कि एक आप इसमें रिएक्शन लेंगे कि डेल्टा जी इक्वल टू, एक फार्मूला हम लेते हैं इसमें, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हम क्या लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और कहानी हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। अभी हमने एक गिब्स एनर्जी वाला लिखा था, जो कि मैंने एक लिखा था ये कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल लिखा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, और एक हमने और मानक स्थिति में लिखा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ, और यहां पर भी हो जाएगा ई नॉट सेल, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 और 3 को एक में रखने पर, समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर, अब हम जानते हैं समीकरण आपका एक क्या है, समीकरण एक आपका है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये है आपका। अब जस्ट इसका मान लीजिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी की जगह पर रख दीजिए माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इक्वल टू ये था ना, तो डेल्टा जी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, बराबर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या है, हमें डेल्टा जी नॉट यहां पर है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और प्लस क्या हो जाएगा, आर टी एल एन क्यू। सिंपल तरीके से ऐसे इसमें लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड माइनस एन एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, तो आप लिख देंगे दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा माइनस एन एफ बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू माइनस एन एफ। ठीक है, यहां पर आपको एक बात दिख रही है कि माइनस एन एफ से कट रहा है, ये माइनस एन एफ से कट रहा है। यहां पर अब क्या बचेगा, तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है आपका। तो यहां पर बच रहा है ई नॉट सेल, क्या बच रहा है, ई नॉट सेल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू यहां पर सब कट गया, तो ये ई नॉट सेल बचा है, तो ई नॉट सेल प्लस
यहां पर क्या लिखा है, आर टी एल एन क्यू, क्या लिखा हुआ है, आर टी एल एन क्यू और बटे माइनस एन एफ। ठीक है, ये माइनस एन एफ किसे कैसे कट रहे हैं, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस करेंगे आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि यहां पर इतना करने के बाद आपको जस्ट इसमें क्या करना होगा, एल एन का मान रख देना होगा। किसका मान रख देना होगा, एल एन का मान रख देना। तो यहां पर क्या लिख सकते हो कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, और ln का जो वैल्यू होता है ना, वो ln बराबर होता है, ये लॉग है, ln बराबर होता है 2.303 log 10। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये पे क्या हो जाएगा, इनटू ln के जगह पर इतना रख देंगे 2.303, और फिर क्या हो जाएगा, log 10 क्यूब हो जाएगा, और बटे ये क्या हो जाएगा, nf हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से आपको क्या मिल गया, सिंपल तरीके से आपको एक समीकरण मिल गया। इसको आप चाहो तो डिब्बा में पैक कर दो, किसमें पैक कर दो, डिब्बा में पैक कर दो। तो ये हमने लिया और इसको हमने कर दिया डिब्बा में। इसी को कहते हैं नर्स्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, नर्स्ड इक्वेशन। अब इसमें आपको कुछ वैल्यू दिख रही होगी, तो यफ की वैल्यू आपको जानते हैं कि जो यफ बराबर होता है ना, वो यफ बराबर होता है 96,500 कूलम, मतलब इसमें चार्ज हो जाता है। आर जो यहाँ पर है वो क्या है, आपको यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचा, टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यन क्या है यहाँ पर, यन तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो भी भाग ले रहे होते हैं। यदि इस वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट अप करना है, किसमें, इस समीकरण में करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, आपका जो मान आएगा, ई सेल इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर एफ टी एन, सभी की वैल्यू आप जब रखेंगे तो मतलब एफ आर और टी की वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0-0.0591 अपान एन और log 10 बेस क्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, नर्स्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका एक मतलब मॉडिफाइड नर्स्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक नर्स्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इतना आप करेंगे, और जहां पर Q क्या है, Q, ये जो Q है ना, इस Q को कहते हैं, Q इक्वल टू जो होता है वो रिएक्शन कोशिएंट है। क्या है ये, रिएक्शन कोशिएंट। कैसे ये होता है मैं आपको अभी समझाता हूं, तो पहले इतना आप करेंगे। एक बार इसको हम पूरा समझ लेते हैं क्या क्या इसमें दिए रखा है, फिर इसको करेंगे। देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, मैंने इस सूत्र को रख लिया है, इसको आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। फिर डेल्टा जी इक्वल टू, मैंने इससे पहले गिब्स एनर्जी में लिखा है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। यदि मानक स्थिति में होता है तो नॉट लगेगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। समीकरण इसको 2, इसको समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है, ये और ये वाला ये, इसकी वैल्यू उठाकर कहां पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, प्लस आर टी एल एन क्यू कर देते हैं, जो सिंपल से दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग दे देते हैं। तो जब दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एन एफ इस एन एफ से कट जाएगा, माइनस एन एफ से कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं कटने वाला है नहीं, तो ये एन एफ छूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यूब अपान माइनस एन एफ, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आप समझते हैं कि ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो गया आपका, सिंपल तरीके से यहाँ पर एक चाहो तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, ये आपको यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पर प्लस। अब समझ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया आर टी इंटू एल एन का जो वैल्यू होता है ना 2.303 log 10 होता है, तो एल एन के जगह पर 2.303 log 10 रख दिया, क्यू था हमने क्यू लिख दिया, अपान एन एफ कर दिया। एफ का मान जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट, तो यहाँ पर 96500 आर का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि 8.314 होता है,
और टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। और जो n की वैल्यू होती है वो किसी भी अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग किया है, कितने एक्सचेंज किए गए हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएगा। फिर आप जब इस सभी वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे, r और t और f की वैल्यू, तो आएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस क्यू। तो ये हो गया जहां पर क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। अब ये चूंकि हमारा बोर्ड भर चुका है तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे क्यू क्या है इसको समझते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहां पर आपने अभी नर्स्ट इक्वेशन सिंपल तरीके से क्या लिखा है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग 10 क्यू। ये आपने क्या लिखा है अभी, जस्ट आपने अभी ये नर्स्ट इक्वेशन को मेंशन किया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो नर्स्ट इक्वेशन जो आपने इसको लिखा, अब इस नर्स्ट इक्वेशन में क्यू क्या है, तो क्यू मैंने आपको बताया कि क्यू इक्वल टू जो है वो रिएक्शन कोशिएंट है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कैसे क्यू को समझना है। तो आपको सिंपल तरीके से आप मान लेते हैं एक रिएक्शन आपको पता है कि एक रिएक्शन हो रही है N1A प्लस N2B कीप्स आउट, एक रिएक्शन होती है N3C प्लस N4D। ये आपका क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, लिखते हैं। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, तो Q बराबर ये लिख देते हैं कि Q बराबर जो हो गया है ये कंसंट्रेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा CN3 into DN4। यहां पर इसके आगे कोफिशिएंट लगा रहता है ना कुछ कोफिशिएंट लगा रहेगा, 3 2 1। जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो लिखा रहता है ना 1 2 3 कुछ करके इसे, तो उसको आप क्या लिखेंगे, इसके कंसंट्रेशन को लिखने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे अपान क्या कर देंगे यहां पर A और के पावर क्या हो जाएगा N1 और B के पावर क्या हो जाएगा N2। ठीक है, जहां पर ये क्या है प्रोडक्ट, ये आपका जो हो जाता है इसको कह देते हैं कि हम प्रोडक्ट, ये आपका है प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद, और इसको क्या कह देते हैं रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट या उत्पाद, यानी क्यू बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू बराबर आप जानते हैं ये भी लिख सकते हैं कि उत्पाद बटे अभिकारक, ऐसे भी ये भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहां पर एक बात आपको समझ, तो इस चीज को उठा के इसमें लिखेंगे तो ये फाइनल तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं फाइनल तरीके से कि ई नॉट आर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन और ये हो जाएगा log 10। तो यहां पर आप पूरी की पूरी कहानी ये वाला इस क्यू के जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा C के पावर N1, C के पावर N3 सॉरी C के पावर N3 और D के पावर N4 अपान A के पावर N1 और B के पावर क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और यहां पर एक ये आ गया आपका फाइनल तरीके से नर्स्ट इक्वेशन। जहां पर आपको एक बात और समझ लेना है, जो ये दिया हुआ है ना, ऐसे जो सिंबल लिखा हुआ है इसके बीच में ABCD, इसको कहते हैं सांद्रता। ये सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। क्या ये सांद्रता इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, कंसंट्रेशन जो कि उसमें दिया रहता है, या इसको कहते हैं एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, तो ये इतना चीजें होती हैं। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये इतना मतलब आप उसके नीचे क्या करेंगे, इन सभी चीजों को मेंशन कर देंगे। जहां पर अभी वो पेज लिख दिए थे उसके नीचे आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, पूरा सारा चीज। फिर आपको ये इलेक्ट्रोड के लिए, ये तो हमने सेल के लिए लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है,
सेल के लिए, ये सेल के लिए लिखा गया, सेल के लिए, ठीक है। आप इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखोगे, जैसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड या अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हो। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ई ओपी या क्या हो जाएगा आरपी बराबर ई नॉट ओपी या आरपी माइनस 0.0591 अपान एन लॉग। और ये पूरा आपका कहानी हो जाएगा वही प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके लिए है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये है अर्ध अभिक्रिया के लिए, अर्ध अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो मान ली आपको ईपी या किसी अर्ध सेल का यदि आपको ई नॉट और ई नॉट सेल का मतलब ईओपी या ईआरपी के बीच में संबंध आपको निकालना है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और आपको सेल का निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपको मैंने लिख दिया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, इतना चीजें आपको थोड़ी नहीं समझ में आ रही, कम समझ में आ रही हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्या होगी, एक बार में नहीं तो दो बार 3 बार में आपको समझ में आएंगी। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, चूंकि हम छोटे छोटे वीडियोस को रख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स इसको हम क्या करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और फिर हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, और इक्विवेलेंट सारी चीजों भी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक ही, और आप पढ़ते रहिए। आई होप आप सब लोग को ये चीजें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।